तो रिकॉर्ड कर दिया। अभी जाएगा 2 मिनट। इसको अच्छे से बंद कर दिया। इसके बाद You are now unmuted. हेलो। Yes, sir. हेलो आर्यमन, गुड इवनिंग। Good evening, sir. ओके, वॉइस आ रही है प्रॉपर? Yes, sir. और कैसे हो आप? सब बढ़िया। अच्छा, तो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो पढ़ा आपने कुछ थोड़ा बहुत? Yes, sir. थोड़ा सा रिवाइज किया। अच्छा, समझ में आ रहा है तुम्हें प्रॉपरली? Yes, sir. अच्छा, तो कुछ डाउट है उसमें? नहीं सर, वो समझ आ गया। अच्छा, तो आगे बढ़े आज हम। Yes. तो देखो, आज हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी आपको, और कुछ मैंने थोड़ा सा लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, Yes, sir. ठीक है? तो चलो स्टार्ट करें। Yes, sir. तो देखो, कोई भी एक इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, किस फॉर्म की? ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी एक्स प्लस सी, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इक्वल टू 0। Yes, sir. अच्छा, इसमें हमें एक कंडीशन दी होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्यों दी होती है? वाई a इज नॉट इक्वल टू 0? इफ a इज इक्वल टू 0, तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? So फिर उसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो जाएगा। हाँ, because if we put a equal to 0, then equation reduces to bx plus c. That mean it become linear. ये क्या बन गई हमारे पास? लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है? Yes, sir. अगर मैं आपसे पूछूं, जो a, b एंड c ये क्या है? ये जो इक्वेशन Sir, में coefficients. कोफिशिएंट्स तो है, बट ये है क्या? Sir, constant है। हाँ, कांस्टेंट है। दीज आर रियल नंबर। कैसे नंबर है ये? Yes, sir. Real numbers. हाँ, रियल नंबर कांस्टेंट, ठीक है? अब रियल नंबर में सब आ जाएगा, चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, ठीक है? दीज आर रियल नंबर्स, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर आवर रियल नंबर। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने कौन कौन से मेथड पढ़े? Sir, quadratic formula और वो factorization. हाँ, तो देखो, फर्स्ट जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे वो था फैक्टराइजेशन, ठीक है? ये तो Yes, आपको sir. आता होगा मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है? इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये तो 7th 8th से आप सीख चुके हो। उसके बाद आता है
कौन सा पढ़ा है? डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला Yes. में हम x की वैल्यू क्या लिखते थे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड ओवर 2a, यही लिखते थे। Yes, sir. और इसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, बिकॉज इसको जो इन्वेंट किया था वो श्रीधराचार्य ने किया था, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्ट फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। ये पता है आपको? No, sir. अभी पता चला. हाँ, ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो थर्ड मेथड होता है, वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये वाला मेथड आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, 10th क्लास में करते थे। सर ये तो सिलेबस से निकल गया था, थोड़ा बहुत पता है. थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, चलो। बट हमें इसका बेसिक आइडिया ही पता होना चाहिए। 11th में ये थोड़ा मतलब हमें काम में नहीं लेना है ज़्यादा, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिक, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, Yes. तो आगे चलें। अब मेरे को एक बात बताओ, Yes. ये जो टर्म है जो हम रूट के अंदर लिख रहे हैं, ये वाली टर्म, इसको हम एक स्पेशल नाम देते थे, क्या नाम देते थे? ये जो टर्म सर है D बोलते थे. डी, डी को क्या बोलते हैं वैसे? इसको हम डी तो बोलते हैं, लेकिन इस डी का कुछ भूल नाम गया. नाम होता है, भूल गए? इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। Yes. क्या बोलते हैं? Discriminant. डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? Yes. डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, याद रखोगे? Yes, sir. अच्छा, अब जो डी है वो डिसाइड क्या करता था? डी बताता किसके बारे में? सर उसके रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे. हाँ, बिकॉज देखो डी जो है बेसिकली हमें नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बताता है कि उस इक्वेशंस के रूट्स का जो नेचर है वो कैसा होगा, ठीक है। बिकॉज हमने दो रूट बोले, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। रूट्स और जीरो से क्या समझते हो आप? सर कि अगर उसको डालोगे आप उस इक्वेशन में तो फिर जीरो के इक्वेट हो जाएगा. हाँ, ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स की जिसे हम इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन को क्या करे? वो सेटिस्फाई करे, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन का रूट या जीरो। द वैल्यूज ऑफ Zero. एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। वो वैल्यू एक्स की जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे हम रूट बोलते हैं। तो हमने अल्फा और बीटा दो रूट्स बोल दिए। इनका जो हमने मेथड से जो फॉर्मूला लिखा वो लिखा प्लस माइनस अंडर रूट, इसे मैं डी लिख सकता हूँ। अभी हमने बोला इसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ऐसे लिख सकता हूँ, Yes. ठीक है। तो अब देखो जो फर्स्ट कंडीशन आई वो आई अगर हमारे पास डी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हुई? जीरो हुई। डी की वैल्यू क्या हुई? ग्रेटर देन जीरो। तो हमारे Zero. पास टू कैसे रूट्स होंगे? टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है। Unique. टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब समझे क्या हुआ? Yes, sir. क्या हुआ? Different. हाँ, कि एक रूट तो हमारा क्या होगा? प्लस साइन के साथ, दूसरा रूट होगा माइनस साइन के साथ, मतलब हमारे अलग अलग रूट्स होंगे, ठीक है। अगर मैं दूसरे केस की बात Yes, करता sir. हूं, अगर डी की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या होता था? सर दोनों रूट्स इक्वल होते थे. हाँ, बिकॉज अगर डी, देखो ये वाला केस में अगर डी की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो बोथ रूट अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएंगे? माइनस बी बाय टू ए के इक्वल हो जाएंगे। भाई ये माइनस बी बाय टू है, यहाँ डी जीरो पुट कर दिया, ठीक है।
तो हम इसे बोलते थे इक्वल रूट्स या रिपीटेड रूट्स, यही बोलते थे, याद है? यस सर। हाँ, इसे हम बोलते थे इक्वल रूट्स और रिपीटेड रूट, ठीक है। और थर्ड केस आता था हमारे पास जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। क्या हो जाए? लेस देन 0। तो इस केस में हमारे पास क्या होते थे? नो, सर इमेजिनरी रूट्स। हाँ, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इस केस में हम बोलते थे इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी को शॉर्ट फॉर्म में IMZ से लिखते हैं। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स, ये बोल सकता हूं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यस। तो नेचर ऑफ रूट्स यहां तक तुमने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, यहां तक सब पढ़ा देते हैं। ठीक है, यस। इसके बाद थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं हम इस चीज को। अगर मैं लिखूं, देखो हमने अल्फा और बीटा हमने ऐसे डिफाइन किया, -b प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में √d बाय 2a, ऐसे डिफाइन किया। ठीक है, यही बोला ना अल्फा और बीटा। यस। अगर मैं आपसे पूछूं d अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, d क्या हो गया? एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर होने पे क्या वैल्यू मिलेगी हमें रूट की? रूट की किस टाइप की वैल्यू होंगी? वो रियल तो होंगी, बट रियल में भी एक स्पेसिफिक Yes. टाइप, क्या होगा वो टाइप? सर रैशनल। हाँ, बिकॉज देखो ये रूट से बाहर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो हम क्या बोलते हैं? रैशनल रूट्स होंगे। ठीक है, जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रैशनल होंगे। ठीक है, अगर मैं सेकंड केस में पूछता हूं आपसे कि ये जो d है, अगर ये d हमारे पास नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इस केस में रूट्स कैसे होंगे? फिर रैशनल। हाँ, रूट्स आर इरेशनल। ठीक है, मैं इस इरेशनल को IR से लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में, समझ जाओगे? यस सर। ठीक है, अब एक और स्पेशलिटी होती है इरेशनल रूट्स के केस में। क्या स्पेशलिटी होती है इरेशनल के रूट्स के केस में? सर पता नहीं। इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। आपने देखा होगा कभी भी किसी इक्वेशन में, अगर एक रूट 2 + √3 है, तो दूसरा रूट उसका ऑटोमेटिकली 2 - √3 होगा। ऐसा ऑब्जर्व किया है कभी? नहीं सर। देखो ना, अब इधर देखो, यहाँ पे ये d है, ये रूट से बाहर आएगा नहीं, तो एक बार प्लस तो एक बार माइनस, तो रूट वाली टर्म के सामने अगर एक रूट में प्लस है तो दूसरे रूट में ऑटोमेटिकली माइनस होगा। यहां से ऑब्जर्व करो, दिख रहा है ये यहाँ पे? यस सर। हाँ, समझ गए? चलो आगे। यस सर। थर्ड केस में अगर मैं पूछता हूं, ठीक है, अगर हमारे पास ये जो d है, चलो नेगेटिव वाला केस तो आपने समझ लिया कि नेगेटिव होंगे तो इमेजिनरी होंगे, लेकिन इमेजिनरी रूट्स में भी यही स्पेशलिटी होती है। ठीक है, क्या स्पेशलिटी होती है? कि ये भी कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। इमेजिनरी रूट्स और ये दोनों केस में जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्जुगेट पेयर।
कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं, ठीक है। क्या मतलब, जैसे मान लो एक रूट्स है हमारा 2 + 3 आयोटा, तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट क्या होना चाहिए? 2 - 3 आयोटा। हाँ, ये एक दूसरे के ट्विंस के जैसे होते हैं, ठीक है। 2 - 3 आयोटा, ये बात समझ में आई? ठीक है, यस यहां तक क्लियर है? ठीक है, यस तो अब ये वाला क्वेश्चन करें जो ऊपर लिखा है स्क्रीन पे। ओके सर। इसी जो अभी तक मैंने पढ़ाया, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है। यस सर। चलो तो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मैं इसको इरेज कर दूं, यस सर। याद रहेगा ये? यस सर। चलो, तो हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है कि इफ रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 8x + a² - 6 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? सर ट्राई कर रहा हूँ। हेलो ललित, हेलो ललित, आपके पास साउंड आ रहा है? वेरी सॉरी सर, लेट हो गया थोड़ा। लेट हो गए? हाँ बोलिए सर। अच्छा, हम हाँ क्वाड्रेटिक, सर, अभी जस्ट ज्वाइन हो। कोई बात नहीं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में थोड़ा पढ़ रहे थे, तो आपने पहले पढ़ा होगा थोड़ा अच्छा बहुत। सर। हाँ हाँ, तो ये क्वेश्चन हाँ ट्राई सर, कर। हो गया था। हाँ हाँ अच्छा सर, अभी कर रहे हैं, 2 मिनट में कर रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई करो, कोई दिक्कत होती है तो मैं हूँ, हेल्प कर दूँ। आर्यमान हुआ? 1 मिनट सर कर रहा हूँ। चलो हम साथ में करते हैं, ठीक है। देखो, हमसे पूछा है ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट जो रूट्स हैं वो क्या हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स दोनों अलग अलग हो, एक अल्फा तो एक बीटा। तो रूट को रियल एंड डिस्टिंक्ट होने के लिए कंडीशन क्या बताई थी हमने? d > 0। ये बात आप दोनों को पता है? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो अब हम इस इक्वेशन का d कैलकुलेट करते हैं। d हम कैसे लिखते हैं? b² माइनस तो 20 + 4ac। -4ac। तो बताओ मेरे को, इसमें b की वैल्यू कितनी है? 8 8 या -8? 8 64। हाँ सर, वो भी -8 का स्क्वायर, ठीक है। 64। हाँ, वो बाद में कर लेंगे, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। -4। ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू तो कितनी है? a² - 6 है। a की वैल्यू कितनी है? 1। और c की 1। हाँ वैल्यू, हाँ, c की वैल्यू है a² - 6 है। 6 है। हाँ सर। अब ये हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए ना d। हाँ सर। तो हमने सारी हाँ वैल्यू सर। सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब हाँ इसको सर। सोल्व करते हैं। तो यस 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। 64, ठीक। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया? -4 और a² a² और यहाँ पे + 24 है। ये देखो, + 24 है। माइनस माइनस प्लस 24 a a ग्रेटर देन
0। 0। ठीक है, अब मैंने इनइक्वलिटी हाँ। वाली क्लास में आपको समझाया था कि इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं। ठीक है, मेथड्स टू सॉल्व इनइक्वलिटी याद है, वेव कर्व मेथड जो पढ़ाया था। तो सबसे पहले अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करने से पहले अगर मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले मेरे को एक माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस साइन कॉमन लेते हैं बाहर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, -4a² -24a -64 ग्रेटर देन 0। ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, बताओ। हाँ सर, हाँ सर, हो सकता है। हाँ, अब इस माइनस साइन को फिनिश करने के लिए हम क्या यूज करते थे, इस बोथ साइड माइनस का लेस मल्टीप्लिकेशन। देन। हाँ तो हाँ हाँ सर हाँ। इनइक्वालिटी उल्टा है। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में इनइक्वलिटी हो जाएगी 4a² -24a। ये सब मैंने पढ़ा दिया था तुम्हें इनइक्वलिटी वाली क्लास में, तो वो हाँ सर, चीजें अब यूज हाँ हो, सर, इनइक्वालिटी तो हो गया था। हाँ अब ये चीजें यूज होती जाएंगी। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करके फटाफट फैक्टर निकालो, a की वैल्यू निकालो, बताओ। सर निकाल दिया था, a² -6 से -16 आया। अच्छा, फैक्टर क्या क्या आए, a+2 और a-2। -2 और 8 आया सर। -2 और 8 Yes. दोनों का। हाँ सर, एक बार देख लीजिए, किया a+2 था और अभी जस्ट। a-8। चलो मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, हाँ सर, a+2 और a-8। अब देखो, अब इसमें से 4 भी कॉमन लिया जा सकता है ना भाई, 4 को कॉमन ले सकते हैं ना। देखो तीनों टर्म से 4 बाहर आ रहा है, दिख रहा है। हाँ सर, हाँ तो सर, हाँ 4 को कॉमन लेके इस 0 के से डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क थोड़ी ना होगा। तो हम सीधा इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं हाँ सर। ट्रांसफॉर्म करके, a² -6a, यहां से 4 कॉमन आया तो कितना बचा बताओ, 16 बचा। हाँ सर। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, तो ये हो गया 8a + 2a, यही किया होगा ना, -16 Yes. लेस देन 0। अब एक फैक्टर सीधा बना a -8, सेकेंड फैक्टर बना a और + ये a+2। 2, हाँ लेस देन 0। अब नंबर लाइन हाँ। बनाए तो नंबर लाइन पे 8 इधर आ गया, +∞ इधर आ गया। ठीक है, और -2 इधर आ गया। ठीक है, माइनस। इधर क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, Yes. हाँ सर। इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव साइन होगा। हमें क्या चाहिए, देखो हम हमेशा वो चीज चेक करेंगे जिसके लिए हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया। तो हमने नंबर लाइन किसके लिए ड्रॉ किया, इस स्टेप के लिए। ठीक है, तो इस स्टेप में हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। तो नेगेटिव किसके बीच मिल रहा है हमें, -2 to -2 और 8। 8। तो हम क्या लिखेंगे, a बिलोंग्स टू, आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, देखो आंसर में यहां लिख दूं, आंसर में ये लिख सकते हैं हम कि a बिलोंग्स टू -2 to 8। और क्लोज तो हमें करना ही नहीं है, बिकॉज जो साइन था इक्वल टू का तो है नहीं, ओनली लेस देन का साइन है हमारे पास। तो यहां तक यही आंसर आया, आपका समझ में आई ये बात। Yes. ठीक हाँ है, सर, यस सर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चले। चलो, अब अगर मैं पूछता हूं इसी क्वेश्चन में आपसे कि जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं पूछता हूं कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स कैसे हो, इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हो, तो a की वैल्यूज क्या होनी चाहिए थी, सेम क्वेश्चन के अंदर। ये जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये रियल एंड डिस्टिंक्ट वाली जो चीज है, इसे मैं कर देता हूं कि रूट हमारे दोनों इमेजिनरी रूट्स हो। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a,
तो a की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगी? सर माइनस इन्फिनिटी से -2 का यूनियन देखो 8 से इन्फिनिटी। प्रोसेस सारा सेम है, बट अब चेंज क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ रहे हो ये बात? यस ललित समझ रहे हो ये बात? हेलो, तो हमारा इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा भाई? इस केस में सॉल्यूशन होगा माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी, यही तो होगा। यस अच्छा, अगर मैं बोलता इसी क्वेश्चन के अंदर कि रिपीटेड रूट या फिर इक्वल रूट्स, तो a की वैल्यूज क्या होती? इक्वल रूट्स के केस में a की वैल्यू क्या होती बताओ? -2 और 8। एक -2 और 8। इस केस में हमारे पास केवल दो वैल्यू होती a इक्वल टू, तो मैं इसको ऐसे सेट की फॉर्म में लिखता ना कि इंटरवल की फॉर्म में। ठीक है, a बिलोंग्स टू -2 एंड 8। ठीक है, यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा? सेट के फॉर्म में, ना कि इंटरवल के फॉर्म में, क्योंकि दीज आर टू पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यस समझ में आ रही है ये बात? चलो तो यस सर। आगे चले। ठीक है, यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये ट्राई करो। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2। हमें अल्फा बीटा इस वाली इक्वेशन के रूट्स गिवन है, हमें एक नई इक्वेशन बतानी है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2 हो। तो ये कर सकते हो आप? सर ट्राई कर। ललित रेस्पॉन्ड करते रहो बेटा। आप तक साउंड आ रहा है ललित प्रॉपर? हाँ सर आ रहा है। ये क्वेश्चन करोगे? ट्राई करो। अच्छा, आपका नेट तो प्रॉपर चल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है मे बी। सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आपका आवाज आ रहा है। अब आ रहा ना सर? ठीक है सर, अब चल रहा है। चलो ट्राई करो आप। सर ये सॉल्व करूँ क्या अभी? ये वाला सॉल्व कर दूँ? हाँ, आप लोग ट्राई करो अगर कर सकते सर हो। अभी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, सर कर रहा है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना। ठीक है, इधर ध्यान दो दोनों। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आपने ये पढ़ा होगा कि अगर अल्फा बीटा किसी भी इक्वेशन के रूट है, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, तो वो इक्वेशन क्या होती थी? इक्वेशन कैसे लिखते थे हम? याद है? कुछ 10th क्लास में पढ़ा था। सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इक्वेशन। भाई ये नहीं पढ़ा? एक्स स्क्वायर अच्छा स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल अल्फा है। प्लस हाँ सर ये था अल्फा प्लस बीटा है प्लस
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा बीटा, हाँ हाँ सर, 0, हाँ सर ऐसे इसे लिखते क्या हैं। बोलते थे हम? सम ऑफ रूट्स, रूट्स। सम ऑफ रूट्स बोलते थे, ठीक है। और इसे क्या बोलते थे हम? सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये याद है आपको? ठीक है। अब अगर मैं आपसे डायरेक्टली बात करूं कि अगर कोई इक्वेशन ऐसी है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्टली क्या लिखते थे बताओ? ये लिखते थे माइनस बी बाय ए, ये लिखते थे, याद है? हाँ सर, सर अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। हाँ, ये लिखते थे। तो इसे बोलते थे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसे बोलते थे हम सम ऑफ रूट। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यूज हाँ, करना है, बस यही दो कॉन्सेप्ट। और अगर हमसे पूछा जाए इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन लिखने का तरीका ये होता था हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही होता था इक्वेशन लिखने का तरीका, ठीक है। हाँ सर। तो चलो अब क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अब हमें इक्वेशन जो दी है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे इसको इरेज कर दूं, ये तो आता है ना अच्छे से? हाँ सर, ये सब पहले से मालूम है। हाँ, तो चलो अब मेरे को ये बताओ, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए? थ्री बाय टू होना चाहिए, माइनस बी बाय ए। हाँ 3/2 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, और अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए? माइनस सी बाय है होगा, माइनस माइनस 6/2 होगा, -3 हाँ हाँ, सर। बिल्कुल सही। अब हमें एक नया इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स ये हैं। तो नया इक्वेशन जो बनाएंगे हम उसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बाय सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। भाई जो नए रूट है उनका सम कर दिया हमने, यही तो पढ़ा था हमने, सम ऑफ रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस में। ये बात समझ में आ रही है? सर हाँ हो गया। सर। हाँ, तो अब इनका प्रोडक्ट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एक मिनट, बीटा स्क्वायर प्लस 2, ये लिख सकते हैं। अब हमें इनकी वैल्यू अगर मिल जाए तो हमारी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब हमें इनका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये बताओ, यहाँ पे जो ये जो 2 और 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये तो 4 हो गया सिंपल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 एक्स, ये लिख सकता हूँ। यस। इन दोनों को हाँ, अगर सर। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ट्वाइस ऑफ, अगर मैं देखूँ तो 2 तो हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4, ये लिख सकता हूँ? बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, इस फैक्टर हाँ को सर। और इस फैक्टर हाँ को। सर। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, ये तो हमें पता है अल्फा बीटा, तो और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से निकाल सकते हैं हम? इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं भाई। इस इक्वेशंस का मैं बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो वैल्यू मिल जाएगी। बताओ,
सर +2 अल्फा बीटा भी, हाँ सर मिल जाएगा। भाई हमें 2 थोड़ी ना चाहिए, 2 तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो इस हाँ सर मिल जाएगा मिल जाएगा। मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करता हूं, तो बताओ मेरे पास क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अल्फा बीटा, यही मिला। और इधर कितना मिला, 9/4 मिला, जल्दी बताओ। सर हाँ यस। हाँ सर और इसका वैल्यू आपको पता है कितना है, -3, पता है ना यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू। तो हाँ सर हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -6 होगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पुट कर दूं -3, तो ये -6 और -6 उधर जाके ऐड हो गया, ये वाली जो चीजें इधर आके ऐड हो गई, तो ये ऐसे हो गया 9/4, ठीक है, +6, ये लिख सकता हूं मैं, बताओ ये चीज समझ में आ रही है। हाँ सर इसका एलसीएम हाँ सर। एलसीएम लेके फाइनली कैलकुलेट करके बताओ कितना वैल्यू हो गया ये भाई। 4 6 जा कितना होता है, 33/4। 24 बाय +9, तो ये जो वैल्यू आई फाइनली, ये आई हमारे पास 33 डिवाइड बाय 4, यही आ रही है, जल्दी बताओ। हाँ सर 33/4। अब ये वाली जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी नोन है यहाँ से, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करें इसमें, तो इधर देखो, अभी इसको इग्नोर करो, ठीक है। तो x² माइनस 33/4, और यहाँ प्लस में देखो कितना लिखा हुआ था, यहाँ प्लस में 4 लिखा हुआ था, ये वाला 4 दिख रहा था एडिशनल, यस +4x प्लस नेक्स्ट क्या था हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई भाई। इसका वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ से, तो ये हो गया मेरे पास 9 प्लस, आगे देखो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ 33/4, ये लिख सकता हूं। और जो लास्ट में हमारे पास बचा वो क्या था, +4, तो ऐड कर देते हैं हम +4, ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बताओ ये जो है इसे सिंप्लीफाई कर लोगे अब आगे, हेलो, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई भाई। इसे सिंप्लीफाई करना है बस, कि ये प्लस होके कितना आएगा और ये प्लस होके कितना आएगा, तो ये काम कर लोगे आप लोग। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, x², यहाँ पे कितना हो गया 16, और 33 कितना होता है 49/4। 49/4x, ठीक है। और फाइनली हाँ, ये कितना आएगा, ये हो गया 16, 297 आ रहा है। 297/4। अब हाँ, सर। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई अपनी, ठीक है। सर बस हाँ, बाई 2 आ रहा है सर, 297/2। 2 आ रहा है, हाँ भी ये कैंसिल भी तो हो गया ना। हाँ सर हाँ सर इसी। तो ये इक्वेशन हो गई, तो इक्वेशन निकालना समझ में आया, ठीक है। तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो, सेम इसी टाइप के एनालॉजी पे बेस्ड है। हाँ सर 59/2 आ रहा है। 59 ये वाला टर्म या ये वाला, यस यस सर, दूसरा वाला है। ये नहीं सर, दूसरा पिछले वाला। ये यस क्या आ रहा है 59 सर शायद हाँ सर मैं +4 सर +4 नहीं किया था सर, सही है सर। 59/2। चलो ठीक है, कैलकुलेशन आप थोड़ा सही से करो, ठीक है। मैंने चेक नहीं किया अभी से,
बट आपको समझ में आ गया ना कि हमने क्या किया? यस सर। तो चलो हाँ सर। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? ट्राई करो और बताओ मेरे को आंसर। हमें सेम यही दिया हुआ है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। हुआ? सॉल्व किया? सर 2 मिनट सर, 2 मिनट तक कर रहा हूँ। चलो टाइम लो, ट्राई करो। हो गया दोनों से? देखो सर ऑलमोस्ट डन। देखो आप ना एक जो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखो, आपने थोड़ा लॉन्ग मेथड यूज किया होगा। क्वेश्चन में एक थोड़ा सा हिंट है अपने आप में कि अल्फा बीटा को इसमें पुट करने पे, ठीक है भाई, अल्फा बीटा रूट है तो तुम्हें ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ। यस सर। अगर हम बीटा पुट करते हैं तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 ये मिलेगा। यस सर। अब हमारे जो नए रूट्स हैं, जो न्यू रूट्स हैं, वो क्या हैं? अल्फा स्क्वायर ठीक है, जो न्यू रूट्स हैं वो है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7, ठीक है, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7, यही है? जल्दी बताओ। जो न्यू रूट्स है वो यही है ना दोनों? यस सर। अब ये बताओ, इतने वाले Yes. पार्ट की वैल्यू आपको यहाँ से नहीं मिल सकती? यहाँ से इसको उधर सेंड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड हाँ साइड, यस सर। तो इसकी वैल्यू आ गई -5, ये हो गया +7। तो ये जो पहला रूट है वो कैलकुलेट होकर कितना आ गया? 2 आ गया। यस सर। ये जो सेम चीज अगर हम इधर से करते हैं तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास? -5 +7, तो ये भी रूट हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो नए अल्फा बीटा है वो रिपीटेड है, 2 है। आप लोग पहले वाला मेथड यूज किए होंगे तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ रही होगी, लेकिन इसमें एक पैटर्न दिख रहा है जो कि हमें ऑब्जर्व करना है चीजों के साथ, ठीक है।
जो न्यू क्वेश्चंस होता है उसमें कुछ इसी तरीके से क्या करता है, मॉडिफिकेशंस कर दिया जाता है। तो अगर कोई चीज़ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम वो मेथड यूज करेंगे, वो तो हमारा काम करेगा हमेशा, ठीक है, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ये बात समझ में आई? हेलो, हाँ सर। अब हमें इक्वेशन लिखनी सर है। ऑप्शन बी आया मेरा। हाँ, इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा भाई 4 हो गया, दोनों 2 था, इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इक्वल टू 0। तो देखो अब कौन सा आंसर सही हो गया, ये वाला आंसर सही है। हाँ सर बी आया है। हाँ, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, ठीक है, कि क्वेश्चन में कई बार अपने आप में हिंट्स छुपा होता है। अगर हम क्वेश्चंस को ब्रेक करना या पढ़ना सीख जाएंगे तो आंसर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मेथड्स है, जो तरीका है, वो कौन सा फॉलो करना है, ये बात आप टाइम के साथ सीखते जाओगे, तब जब आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। ये सेम वही तरीका है। अगर आपको ये पता है कि आपको जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, तो रास्ता धीरे धीरे किसी से पूछ के या किसी भी तरह की हेल्प लेके गूगल मैप से आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो बेसिक जो मेन जो आइडिया है वो यही है कि हमें क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है पहले, ठीक है। चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप जल्दी से मुझे आंसर दो। कर पा रहे हो ये वाला? हेलो, एक मिनट सर, ट्राई कर रहा हूँ। चलो करो सर जल्दी 2 मिनट से कर रहा हूँ। करो करो। आया किसी का आंसर? सर सी है ऑप्शन। ऑप्शन सी चेक किया जाए? यस सर। चलो चेक करते हैं। देखो, हमें बोला अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट है, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बोलो। -1/2, ठीक है, यही होगी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी? -1/2। ये भी सेम ही हो जाएगी। अब हमें नई इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा। तो इक्वेशन लिखना मैंने कैसे सिखाया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा 1/बीटा एक्स प्लस 1/बीटा इंटू दिस, यही होगी नई इक्वेशन। ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, तो अब मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ इसमें, सर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। एलसीएम लेने के बाद जो इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया अल्फा प्लस बीटा डिवाइड ओवर अल्फा बीटा एक्स, और ये दोनों वैल्यू पता है पहले से ही, और यहाँ पे तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सीधे नीचे जो आ रहा है डिनोमिनेटर में वो अल्फा बीटा आ रहा है, और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें वैल्यू दे रखी है। तो सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो।
तो देखो इसकी वैल्यू थी -1/2, डिवाइड ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू थी -1/2, ठीक है। अगेन यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या थी 1/-1/2 इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल हो गया भाई, ये इससे कैंसिल हो गया, बताओ ये ऊपर चला गया, तो ये जो इक्वेशन आई फाइनल, ये इक्वेशन क्या बन गई x², ठीक है, x², ये क्या हो गया देखो माइनस साइन रहेगा यहाँ पे तो -x हो गया, और ये ऊपर चला गया तो ये -2 हो गया इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आई। यस तो हमारा आंसर कौन सा था? हाँ सर, हाँ सर, सी हो गया आंसर। सी सी। समझ में आ गया ये तरीका? हाँ चलो अब आगे बढ़े, ठीक है। अब बात आती है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ग्राफ के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको आइडिया दिया था कि कितने ग्राफ पॉसिबल है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर मैं लिखता हूं कि y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं खाली इतना लिखता हूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्या है ये? अगर मैं लिखता हूं इफ ax² प्लस bx प्लस c, तो ये क्या है? इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन एक्सप्रेशन? सर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। तो अगर मैं इसको y के इक्वल रखता हूं तो मैं इसका एक ग्राफ बना सकता हूं x एक्सिस और y एक्सिस में, ठीक है। यस तो जो इसका ग्राफ होता है एक पैराबोलिक शेप होती है, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब ये किस टाइप का पैराबोला होता है, किस कंडीशन में होता है, इसके कुछ केसेस होते हैं, ठीक है, कि ये जो ग्राफ किस तरह का बनेगा। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको थोड़ा आइडिया दिया था, याद है आपको कुछ? जो 6 प्लॉट होते हैं मैंने सिखाए थे उस टाइम जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे। अरिमन आता है ये, याद है? यस सर। अच्छा तो चलो रिवाइज कर ले फटाफट इसको। अच्छा देखो, पहला जो केस पढ़ाया था मैंने आपको, वो पढ़ाया था a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो और d की वैल्यू भी साथ में ग्रेटर देन 0, ठीक है। इधर अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो और d की वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें जो a है, a क्या डिसाइड करता है? कि सर वो अपवर्ड फेसिंग हो गया डाउनवर्ड फेसिंग? हाँ, a डिसाइड करता है फेसिंग या फेस उसका, ठीक है। उस पैराबोला का जो फेस है वो किस टाइप का होगा। तो हमारे पास दो केस हो सकते हैं, a या तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, a या नेगेटिव वैल्यू होगा। अब आप पूछोगे कि a 0 क्यों नहीं हो सकता, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था a 0 हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर a पॉजिटिव है तो फेस अपवर्ड होगा, a नेगेटिव है तो फेस डाउनवर्ड होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। ठीक है। अब देखो d के बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, d ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं, जल्दी बोलो। d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट कैसे होते हैं भाई? रियल एंड डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रूट्स होते हैं ना। यस सर। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो x एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया और ये उसका बीटा हो गया, ये हमारी x एक्सिस होगी, ऐसा ग्राफ होगा कुछ। और अगर a नेगेटिव हो गया, d पॉजिटिव है, d पॉजिटिव का मतलब है d रियल एंड डिस्टिंक्ट, a नेगेटिव का मतलब है डाउनवर्ड फेसिंग, तो ये वाला पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग। यहाँ पे अल्फा होगा और यहाँ पे बीटा होगा।
ये बात समझ में आ रही है? ये जो 6 ग्राफ मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये आगे बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है? तो इनको समझ लो एक बार अच्छे से। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी बोलो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सर और एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे? अच्छा चलो, मेरे को आप ये बताओ, जो डी है, डी जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उससे आप क्या समझते हो? ललित ये बताओ, डी की वैल्यू से आप क्या समझते हो? हेलो, अच्छा अभी आवाज प्रॉपर आ रही है? अच्छा आर्यमन, तुम्हारे साथ तो कोई साउंड का प्रॉब्लम नहीं है? तुम्हें साउंड प्रॉपर आ रहा है? यस अच्छा, कोई ब्रेकेज तो नहीं है साउंड में? नो तो ललित में भी ये आपके नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा, थोड़ा सा कोशिश करो, ठीक है? ओके, आप रिफ्रेश कर लो एक बारी, ठीक है? तो देखो, मैंने बताया था आपको डी के 3 केस होते हैं। अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो अल्फा एंड बीटा होते हैं। अल्फा बीटा जो रूट्स होंगे दोनों अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट। तो अब जो रूट का जो रियल और ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है वो होता है कि वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, जो कि आपने 10th में पढ़ा होगा अच्छे से कि व्हाट इज द, ये बात पढ़ी होगी ना, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ रूट, ठीक है? तो उसका मतलब होता था कि वो एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है। तो हमने पहला केस बोला, अगर a ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हुआ उसके 2 रूट्स होंगे, इसका मतलब हुआ उसका फेस अप होगा, ठीक है? तो अगर फेस अप है, 2 रूट है, तो वो उसे 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, ठीक है? 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। अब d स्टिल ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 2 ही होंगे, बट a नेगेटिव हुआ, तो इसका मतलब क्या है? फेस अपवर्ड से फेस कैसा हो गया? डाउनवर्ड हो गया, ठीक है? आगे चले, नेक्स्ट केस, यस ठीक है? नेक्स्ट केस में मैंने बोला a तो हमारा पॉजिटिव है, बट d इक्वल टू 0 हो गया। इधर a पॉजिटिव है और d इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है? तो इस केस में क्या होते थे? रिपीटेड रूट होते थे। तो क्या होगा, जो पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है वो इसे ऐसे टच करके जाएगा यहाँ पे, ठीक है? कट नहीं करेगा। तो ये जो टचिंग पॉइंट है, इसी पे हम दोनों रूट को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है? इधर ये एक्स एक्सिस हुई, इस केस में क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, तो वो उसको टच करते हुए नीचे से चला जाएगा। तो यहाँ पे जो होंगे दोनों रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है? थर्ड केस अगर मैं बात करता हूं, ए स्टिल पॉजिटिव बट डी लेस देन 0 हो गया। अगर डी लेस देन 0 हुआ, ठीक है, तो उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स का मतलब हुआ कि रियल एक्सिस के साथ उसका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो वो ऊपर से चला जाएगा, ठीक है? इधर अगर मैं देखता हूं ए नेगेटिव हुआ और D स्टिल नेगेटिव हुआ, तो D नेगेटिव होने का मीनिंग हुआ कि उसका रियल एक्सिस के साथ कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, और A नेगेटिव होने का मीनिंग हुआ कि उसका जो फेस है वो डाउनवर्ड है। तो इस केस में ये एक्स एक्सिस हुई और इसके नीचे से ही ये पैराबोला पास कर गया। ये 6 केस होते हैं। तो ये समझ में आ रहा है आपको ललित? हाँ सर, अब समझ आया। आर्यमान आपको क्लियर है? ये तो मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से। यस सर चलो, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है? ये क्वेश्चन करना है आपको। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन एंड फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज वेयर y इज पॉजिटिव, ठीक है? आपको बोथ फाइंड करना है, y पॉजिटिव
एंड y नेगेटिव, जहां पे y पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो। आपको दोनों केस फाइंड करने हैं। चलो क्वेश्चन समझ में आया? क्या पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन में? बताओ। सर आंसर आ गया। आ गया आंसर? ललित यस। तो बताओ। हाँ सर, कर रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट सर। देखो इधर देखो भाई, हमने क्या बोला, ये जो इक्वेशन है डेट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो हमें सबसे पहले दो चीजें चाहिए किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, एक a की वैल्यू और एक d की वैल्यू। सबसे पहला काम है ये दोनों चीजें कैलकुलेट करना। तो a की वैल्यू बताओ कितनी है इस क्वेश्चन में? 1। d की वैल्यू सर बताओ। 1। d की वैल्यू क्या आएगी? -7 का स्क्वायर, ठीक है, -4 सर 1 ही है। इंटू 1 इंटू 12। तो d की वैल्यू भी कितनी आई हमारे पास? 1। अब मेरे को बताओ ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? a भी ग्रेटर देन 0 आ गया और d भी ग्रेटर देन 0 आ गया, सर अपवर्ड फेसिंग। ठीक है। तो d भी ग्रेटर देन 0 आ गया। ये वाले जो चीज है a ग्रेटर देन 0, ये क्या बताता है? फेस, ठीक है। तो फेस a पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ, d ग्रेटर देन 0 मतलब इंटरसेक्शन। क्या बताता है ये? इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो d ग्रेटर देन 0 मतलब 2 रियल इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ होगा फाइनली वो कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ग्राफ बनेगा। ये बात समझ में आई? हाँ सर, ऐसे ही है। ये अल्फा होगा, ये बीटा। अब अल्फा बीटा तो रूट है, अब रूट्स हमें इक्वेशन से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो रूट्स कैलकुलेट किया आपने? ये कहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये कैसे निकालोगे? सर रूट्स निकाल लेना। हाँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ रूट निकालेंगे। तो देखो इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके जो फैक्टराइजेशन करें तो वो हो जाएगा -4 -3 प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। सर 4 और 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी एक 4 एंड सेकंड जो वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसका मतलब जो देखो 3 है ये वाला पार्ट पॉइंट होगा और जो 4 है वो ये वाला पॉइंट होगा। ये बात क्लियर हो गई? ये एक्स एक्सिस है। अब तुम मेरे को ये बताओ, कहीं ना कहीं तो वाई एक्सिस भी होगी ना भाई। ग्राफ में हम दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस भी होगी। तो वाई एक्सिस कैसे आइडेंटिफाई करें भाई? हमने इक्वेशन को लिखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये लिखा था। अगर मैं पूछूं कि ये जो ग्राफ है ये वाला, ये y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो वो पॉइंट कैसे निकलता है? भाई y एक्सिस के ऊपर अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करते हैं एट y एक्सिस, वहां पे किसकी वैल्यू 0 होती है? x की वैल्यू 0 होती है ना उस पॉइंट पे। तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है तुम्हें?
12। 12 पॉजिटिव मिल रही है, तो इसका मतलब जो y एक्सिस है कुछ ऐसे है, और इसको जहां इंटरसेक्ट कर रही है ये वाला पॉइंट, दैट इज 12,0, ये पॉइंट है, और ये जो ओरिजिन है हमारा 0,0। ये समझ में आया? y एक्सिस किधर होगी ये निकाल पा रहे हो अब? सर ये वापस रिपीट कर दो। अच्छा y एक्सिस देखो, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लिखो आप, जैसे मान लो मैं पूछता हूँ y एक्सिस पे मैं पॉइंट बोलता हूँ कि, तो y एक्सिस पे पॉइंट कैसा होगा? y एक्सिस पे पॉइंट, एक मिनट, जो y एक्सिस पे पॉइंट होगा वो होगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 12। भाई x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा ना वहां पे, यस सर। तो x कोऑर्डिनेट 0 करने के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो इसमें x का कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दो तो y का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें सीधा। यस सर। तो हमें ये पता चल गया कि ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसे, y एक्सिस को। भाई यस सर। प्लस का 12 मिला तो इसका हाँ सर, मतलब समझ ऊपर, आया। माइनस का मिलेगा तो कहीं नीचे, ये बात समझ में आ रही है ना? अब हमारा Yes, sir. क्वेश्चन कुछ डिफरेंट था, ये तो एक प्रॉपर ग्राफ बनाना बताया मैंने कि प्रॉपर ग्राफ एक्सिस के हिसाब से कैसे बनेगा। हमारा क्वेश्चन था कि हमें वो x की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे y पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो। तो अगर मैं पूछूं y पॉजिटिव से क्या मतलब है, y पॉजिटिव का सर मतलब, अबव एक्स एक्सिस। हाँ अबव एक्स अबव एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो कितना ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है और कितना ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो चीज है, ये मेरा y पॉजिटिव है, और ये वाला जो नीचे वाला ग्राफ है ये क्या है, मेरा y नेगेटिव है। ये बात समझ में आती है? भाई इस एक्सिस के नीचे जितना भी ग्राफ दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये मेरा y नेगेटिव में है, और ये जो ग्राफ दिख रहा है यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये मेरा क्या है? देखो अगर मैं बोलता हूं ये वाला पॉइंट यहां से स्टार्ट करके यहां तक, ठीक है, 4 तक प्लस इंफिनिटी तक, ये मेरा y पॉजिटिव है। फिर अगेन 3 से लेके ऐसे मैं चलते जाऊंगा इंफिनिटी तक, तो ये भी y पॉजिटिव है। और इस वाले पार्ट की बात करूं, ये बीच वाले पार्ट की, तो ये क्या है, y नेगेटिव है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ सर। अब इस y पॉजिटिव और y नेगेटिव के लिए हमें लिखनी x की रेंज है। तो यहाँ पे बताओ y पॉजिटिव के लिए x की रेंज कहां से कहां तक है? भाई माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक पहले, भाई Yes. और फिर कहां से कहां तक है, 4 से लेके इंफिनिटी। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई जो हमारा y पॉजिटिव है, ठीक है, उसके लिए x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ये लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बोलो। ऐसा लिखा जा सकता है। यस सर। और अगर y नेगेटिव के लिए x की रेंज पूछी जाए कि y नेगेटिव के केस में सर x बिटवीन 3 और 4। बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। अगर अगर तुमसे पूछा जाए y जीरो कहां पे है, तो क्या वैल्यू होंगी x की? सर 3 और 4 पे। x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4, पर्टिकुलर 2 पॉइंट पे। तो अब समझ में आ गया, कुछ भी पूछे ग्राफ से तो निकाल लोगे ग्राफ की शेप Yes. कैसी होगी, ठीक है, ये बात निकाल सकते हो। अब ललित समझ में आई है? हाँ सर। चलो तो और क्वेश्चन करें अब, यस। ठीक है। तो चलो पहले मैं तुमसे एक ग्राफ वाला क्वेश्चन देता हूँ, ये ट्राई करो, फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू
इसका ग्राफ बनाना है। सर ग्राफ बनाना है। हम्म, ओके सर। सर अपवर्ड फेसिंग होगा और नॉट टचिंग द वो एक्स एक्सिस। अपवर्ड फेसिंग और नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस को कितने पे कट करेगा? सर 1 पे। ललित तुम्हारा बना? ललित आवाज आ रही है? हाँ सर कर रहा हूँ सर, आवाज आ रहा है इसको। अच्छा, तो देखो इधर हमें दो चीजें चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है, हर केसेस में। पहले चाहिए ए की वैल्यू, दूसरा चाहिए डी की वैल्यू। और डी का वैल्यू। ए का हाँ वैल्यू सर। 1 है, तो हमें ए के वैल्यू से बस यही देखना और है डी कि का वैल्यू 0 है सर। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो ए का वैल्यू 1 है, तो कैसा है वो? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो फेस कैसा होगा उसका? डी का वैल्यू निकालो, b² - 4ac, ठीक है। तो b सर 0 आया। 1 -4 इंटू 1 इंटू 1, जीरो कहाँ पे आया? -3 आया ना, नेगेटिव वैल्यू है। कैलकुलेशन चेक करो। हाँ सर गलती हो गया, सॉरी सर। तो देखो इससे क्या पता चला? -3 मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब नो रियल इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन, ठीक है। यही पता चला। तो अब देखो फेस तो अपवर्ड हो गया, ये वाला फेस हो गया, नो इंटरसेक्शन तो एक्स एक्सिस से नीचे ही, ठीक है। अब वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस का जो पॉइंट था वो कैसे निकालना सिखाया मैंने। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू 1 मिलेगा। बताओ। हाँ सर आया, हाँ सर। तो हाँ सर। x की वैल्यू 0 पे, y इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, मैं ये बोल सकता हूँ ये जो पॉइंट है ये 0,1 है। 0,1 सर। हाँ सर। अब एक नया चैलेंज ये है, अगर मैं तुमसे पूछूं ये वैल्यू क्या है, जो मिनिमम वैल्यू क्या है जहां से ये टर्न ले गया, और ये पॉइंट कहाँ है, क्या है जहां से ये टर्न ले रहा है। इस पॉइंट को हम एक नाम देते हैं वर्टेक्स। पैराबोला में थोड़ा पढ़ा होगा इसको, पढ़ा है? हाँ सर वर्टेक्स, वर्टेक्स हाँ सर पैराबोला। हाँ, तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है इस केस में? अगर तुमसे पूछे कि भाई ये वर्टेक्स बताओ, भाई हमने जो 6 केस बनाए उन 6 केस में इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका सेम ही है, बट वो तरीका क्या है, वो है क्या फॉर्मूला? आता है ये? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जो वर्टेक्स है, ठीक है, किसी भी ग्राफ के अंदर, जैसे मान लो कोई भी ग्राफ बन रहा है, ये जो पॉइंट होता है वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास -b/2a एक्स कोऑर्डिनेट और -d/4a वाई कोऑर्डिनेट, ये होता है, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं? उस इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करने के बाद पैराबोला बना के निकालते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको याद रखना होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है इस पॉइंट पे वो है -d/4a, ठीक है। और आपसे पूछा जाए यहाँ x की वैल्यू कितनी है, तो वो है -b/2a। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर -1/2,1 है। ठीक है। तो उस केस में अगर मैं पूछूं, तो जो पहले वाला अभी हमने केस ड्रॉ किया था x² + x + 1, ठीक है, तो इसमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ?
माइनस बी सर बाई -1/2 कॉमा 1 आ जाएगा, और कॉमा 1। कॉमा 1 क्यों होगा? -3/4 होना चाहिए ना, +3/4। भाई डी की वैल्यू -3 थी ना, याद है? डी की वैल्यू -3 थी। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये वर्टेक्स होगा इस केस में। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये हमारे केस थे, 6 केस थे, ये याद है? यहाँ पे दिख रहा है ये? हेलो, देखो ये हमारे छह केस थे, ये दिख रहा है। तो अगर मैं पूछूं तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। यहाँ पे ये वैल्यू मिनिमम है, इससे नीचे नहीं जा सकता ये ग्राफ। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ऐसा बोल सकता हूँ। यस सर। ठीक है, अगर आपसे बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो देखो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ से लेके वापस आ गया। ठीक है, इस केस में जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे पॉजिटिव होगी, इस केस में जो वाई एक्सिस पे वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अगर आपसे मैक्सिमा मिनिमा के टर्म्स में बात करता है कभी भी, ठीक है, तो देखो अब मेरे को एक बात बताओ, जब a की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमेशा। मैक्सिमम तो ऊपर जाते जाते प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना ग्राफ। हेलो, समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ सर। अगर मैं बोलूं जब a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, अपवर्ड फेसिंग। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलेगी जो वो होगी -d/4a, और जब ग्राफ ऐसा होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी ये वैल्यू होगी -d/4a, जो कि वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? हाँ यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े अब। तो अब कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछता है। अच्छा, अगर मैं पूछता हूं इस वाले ग्राफ में, ये जो ग्राफ बनाया हमने, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इस ग्राफ के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? सर पता नहीं, वो तो इन्फिनिटी तक नहीं जा सकती। हाँ, इन्फिनिटी तक जा रही है तो यही तो बोलोगे प्लस इन्फिनिटी है ऊपर की तरफ मैक्सिमम। ओके। और मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो मिनिमम यहाँ पे पता है हमें, वो क्या है? -d/4 है। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा बना दिया जाए, ठीक है, अब पूछा जाए, मान लो ये इसके ऐसे जा रहा है, ठीक है, कि इस केस में मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो क्या बोलोगे? सर -इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी, नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, और बोला जाए इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू है ये वाली, ये कितनी है, तो क्या बताओगे? फिर से बोलना। मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए इस केस में तो क्या बताओगे? सर -d/4 है। -d/4 है। अब उसको कैलकुलेट करके बता दोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर बताओ। ठीक है, दो मिनट से ट्राई करता हूँ। ट्राई करो।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या निकालना है? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है अगर इस इक्वेशन के रूट 10, 30 और 10, 15 है। चलो साथ में करते हैं, ठीक है? इधर देखो, अगर मैं पूछूं ये मान लो अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो। सर 3 आया सर आंसर, सर 3 आया। हाँ, तो अभी देखो चेक कर लेते हैं। 3, हाँ माइनस पी है अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू। भाई माइनस बी बाय ए होगा ना? हाँ सर, हाँ माइनस पी। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू कितनी है? क्यू है, बताओ, यही है? हाँ सर, अब हाँ अगर सर, हाँ ये हाँ, वैल्यू हाँ। मैं उठा के इस एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूँ तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? भाई ये एक्सप्रेशन जो बना हमारे पास, ये बना ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलो अभी 1 मिनट और। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूं तो अल्फा प्लस बीटा को ऐसे लिख सकता हूँ 10 ऑफ 30 प्लस 10 ऑफ 15, ठीक है, इक्वल टू माइनस पी, ये लिख सकता हूँ। और अल्फा इंटू बीटा लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ 10 ऑफ 15 इंटू 10 ऑफ 30 इक्वल टू क्यू। ये बात समझ में आ रही है? ये आर्यमान? हाँ सर, हाँ हाँ अब सर। ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो ये हो गया 2 प्लस 10 30 प्लस 10 15, ठीक है। अब माइनस पी देखो, माइनस पी की वैल्यू ही तो है ये, जो माइनस पी हम पुट कर रहे हैं, और क्यू की वैल्यू ये है हमारे यस पास 10 15 इंटू 10 30। अब हमें इसकी वैल्यू अगर मिल जाए यस तो हमारा काम बन जाएगा। अब इसको यस तुम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये पढ़ा था ना हमने, tan a। tan a plus tan b upon 1 minus सर tan tan a प्लस b प्लस tan b माइनस 1 माइनस tan a tan b। हाँ, तो ये आता है ना, इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ सर, तो इसका यूज करते हैं, तो देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan 30 प्लस 15, ये लिख सकता हूँ, हाँ सर, और tan 30 प्लस tan 15 प्लस tan 15 हाँ 1 माइनस tan 30 tan 15। 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। भाई tan 45 की वैल्यू कितनी हाँ होती है? सर, अब इसको इधर क्रॉस सर 1 होता है सर, हाँ इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको उधर भेज देता हूँ, तो मेरे पास ये आ गया 1 इक्वल टू, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे tan 30 प्लस tan 15, ठीक है, और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया, तो ये हो गया tan 30 और tan 15। ये बात समझ में आई? इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। यस अब ये वैल्यू हम उठा हाँ के सर। प्रीवियस वाले जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं इसमें, तो ये 2 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया इसका? 3। तो इसका जो फाइनल आंसर आया डेट इज 3। ठीक है, समझ में आया ये? हाँ सर 3 यही आया। हाँ, तो इसी तरीके से वो कुछ मिक्स करेगा कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा, आइडियोलॉजी सेम होगी बट कुछ ना कुछ मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं आईआईटी में। चलो, यस अब अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज ए आइडेंटिटी, तो तुम ये मेरे को एक बात बताओ, आइडेंटिटी से क्या समझते हो?
सर जान पहचान करना। जान पहचान करना। और मैथ्स की टर्म्स में थोड़ा बोलूं तो जैसे सुना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, पढ़ते थे हम। सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सब रहता है ना सर, वही ऐसे ही कुछ होता है सर। लेकिन उसका मीनिंग क्या हुआ? होता तो है, पढ़ा भी है आपने, पर इसका आइडेंटिटी हाँ देखो, सर। हम 3 वर्ड यूज करते हैं, एक आइडेंटिटी, एक इक्वेशन, ठीक है, एक एक्सप्रेशन। ठीक है, इक्वेशन कब बोलते हैं? जब उसमें इक्वल टू का साइन लगा के कुछ दो साइड को इक्वेट कर दे। आइडेंटिटी कब बोलते हैं किसी चीज को? अच्छा, अगर मैं एक थोड़ा हिंट दूं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू चेंज करने से क्या ये 1 चेंज हो जाएगा? नो सर आइडेंटिटी मतलब सिमिलैरिटी होता है क्या सर? नहीं नहीं, आप मेरे क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर मैं बोलूं, अगर मैं थीटा का वैल्यू चेंज करूं तो क्या ये इक्वेशन में इधर राइट हैंड साइड में 1 चेंज हो जाएगा? अगर मान लो मैं थीटा पहले 30 पुट करता हूं नो सर। तो भी आंसर सर नहीं सर, अगर मैं थीटा 1 ही आएगा। 60 पुट कर, तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब मैं माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कोई भी थीटा पुट करूं इसमें, ये सेटिस्फाई कर रहा है हमेशा। भाई कोई भी थीटा की वैल्यू पुट करूं तो उस एंगल के लिए सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बोलो। हेलो, हाँ सर सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आइडेंटिटी का मतलब हो गया जो यूनिवर्सली ट्रू है। यूनिवर्सली मतलब जो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर के लिए ट्रू है। मे बी कुछ कुछ केसेस में एक दो वैल्यू एक्सेप्शन हो सकती है, तो हम एक्सेप्शन को अलग से हैंडल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं सेक थीटा, तो सेक थीटा के केस में हैंडल हो क्या प्रॉब्लम आएगी? 90 पे प्रॉब्लम आएगी ऐसे। ठीक है, बट अदर देन दैट वो हर जगह क्या है? ट्रू है। तो आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि ऐसी इक्वेशन जो ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स या थीटा में इक्वेशन है, तो ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए क्या हो? सेटिस्फाइड हो। तो अब बात समझ में आई कुछ? फिर से रिपीट कर दो। देखो, आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हम x की कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, उसका आंसर नहीं चेंज हो। ठीक है, वो बिल्कुल ढीट हो जाए इसके जैसे। जैसे यहाँ पे 1 था, तो अगर थीटा जैसे जैसे चेंज करते गए बट ये 1 का 1 ही रहा, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, तो सर हर वैल्यू की कुछ भी रखेंगे 1 ही आएगा, हाँ, मतलब वही तो आइडेंटिटी। इसका मतलब ये यूनिवर्सली ट्रू चीज हो गई ना। पूरी रियल नंबर के लिए, यहां से लेके यहां तक के लिए कोई भी वैल्यू पुट कर दो एंगल की। बात समझ में आई? यस सर। तो इसका मतलब ऐसी इक्वेशन हाँ सर। which is true for all values of x is known as identity। ठीक है, अब कुछ क्लियर होगा? यस। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाँ सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज ए आइडेंटिटी। अब हमने सबसे पहले बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मैक्सिमम रूट हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? सर 2 रूट्स हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर x के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मैं इसमें कुछ भी x पुट करूं और ये 0 ही दे रहा है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट है वो कितने हो गए? मोर देन 2 हो गए। भाई जो भी x पुट करोगे उस पे 0 दे देगा तो उसे हम रूट यस बोलते हैं। सर। ठीक है, अगर मोर देन 2 रूट्स हो गए तो इसका मतलब वो हर x के लिए सेटिस्फाइड होना स्टार्ट हो गई, तो वो एक आइडेंटिटी बन गई। ठीक है यस सर। भाई, उसकी डिग्री से ज्यादा अगर उसके रूट हो गए तो इसका मतलब वो ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसका मतलब वो एक आइडेंटिटी बन गई। तो आइडेंटिटी होने के लिए कि यहां भी LHS इक्वल टू RHS आ जाए, उस केस के लिए हम x की हर वैल्यू के लिए इक्वेशन में 0 इक्वल टू 0 लाए, तो उसके लिए हमारे पास a की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, b की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए और c की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए।
अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी है तो तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्या समझ में आया? If quadratic equation behave like an identity, the value of A, B and C must be 0, all three. ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन होगी हमारी आइडेंटिटी के लिए। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको कि ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे बोला कि a की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए ये x में आइडेंटिटी हो जाए। तो x में आइडेंटिटी होने का मीनिंग क्या हुआ बताओ? कि इसमें हम कुछ भी x पुट करता रहे, 0 = 0 मिलता रहे हमें। यही तो मीनिंग हुआ कि इसके रूट 2 से ज्यादा हो गए। तो अब हमने बोला आइडेंटिटी होने के लिए पहली कंडीशन a की वैल्यू 0, दूसरी कंडीशन b की वैल्यू 0, तीसरी कंडीशन c की वैल्यू 0। तो a की वैल्यू क्या है जल्दी बोलो? a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस 1 है ना a की वैल्यू, पूरे a की वैल्यू। यस और b की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो b की वैल्यू क्या है? यही है b की वैल्यू। हाँ सर। और c की वैल्यू की अगर हम बात करें तो c की वैल्यू कितनी है? a² - 4a + 3। अब इनसे जो कॉमन a की वैल्यू आएगी भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से a की दो वैल्यू आई, एक +1 एक माइनस, यहाँ से a की वैल्यू आई 1, यहाँ से a के क्या क्या रूट आ रहे जल्दी बोलो? एक 3 और एक सर 1 और 3। ठीक। अब देखो 3 पे तो तीनों 0 नहीं होंगे, तीनों 0 किस पे हो रहे हैं? कॉमन वैल्यू क्या है सर 1। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं फॉर a = 1 दिस इक्वेशन बिकम एन आइडेंटिटी। ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। इसमें हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, तो x 0 से इनटू होके जो भी x है वो भी 0 आएगा, वो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब 0 = 0, ये कितना भी x पुट करते रहो हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ समझ Yes. गया। चलो तो हम अभी टाइम हो गया, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे रिवाइज करना आप, ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है सर। तो कुछ हाँ क्वेश्चन सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन करके देखना। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। खड़ा हो जाओ।